शायद तुम लोग ये बात बोल रहे हो कि हम यहाँ सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में आए हैं। किसी किस्म की तबाही या खून खराबा हमारा हरगिज मकसद नहीं है। याद है जब शुमाली कैरोलिना आने से कबल साकिब ने कहा था कि बड़ा मजा आएगा जब वो हमें पाकिस्तान में तलाश कर रहे होंगे तो हम उनके हेडक्वार्टर पर शबे खून मार रहे होंगे। तो तुमने शुएब को टोकते हुए कहा था उबाई जरा एहतियात से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, हम वहाँ कोई खून खराबा नहीं बल्कि सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा था कि साकिब बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि शुमाली कैरोलिना अमेरिका की एक पुरअमन रियासत है। ये अलग बात है कि वहाँ जी वर्ल्ड वाइड का सदर दफ्तर भी है। वहाँ पर जरा सी गलती हमें अंजाम तक पहुँचा सकती है, लिहाजा हमें सिर्फ अपने मिशन पर तवज्जो देनी होगी। मास्टर खान बोलते बोलते एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुके और बोले, जानते हो मैंने उस दिन तुम्हें किस अंजाम से डराया था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वही कुछ होगा जो 9/11 के बाद हुआ। अमेरिका बदमस्त हाथी की तरह अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और नई नई वजूद में आने वाली इस्लामी हुकूमत को तहबाला कर दिया। लाखों मुसलमानों को मौत की भेंट चढ़ा दिया। फिर कुछ अरसा बाद इराक पर हमलावर हुआ और वहां पर आज तक काबिज है। लेकिन सर इसके बाद अमेरिका का हाल भी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज वो माशी तबाही का शिकार दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है और अफगानिस्तान में रोजाना फौजियों की लाशें उठा रहा है। और वैसे भी हम अमेरिका या किसी अमरीकी अदारे को नहीं बल्कि इसराइल की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द अदारे को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिका खुद तंग है। शुएब ने कमजोर दराइल से अपना दिफा करने की कोशिश की तो मास्टर खान बोले, ठीक है अमेरिका का हाल भी बुरा है, लेकिन क्या अमेरिका पीछे हट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हट सकता, क्योंकि इसराइल तो चाहता ही ये है कि अमेरिका भी डूबे और मुसलमान भी, क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही दुश्मन हैं, ईसाई भी और मुसलमान भी। इसलिए जब कभी अमेरिका पीछे हटने की बात करता है, इसराइली यहूदीज को मजीद अरबों डॉलर कर्ज और इमदाद फराहम कर देते हैं। लिहाजा मेरे बच्चों, हमें मुस्तकबिल के हवाले से ठोस मनसूबाबंदी की जरूरत है। और अगर हमने जज्बाती फैसला करते हुए कोई गड़बड़ की तो याद रखो, हम तो शायद यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उम्मत मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तान शदीद खतरात में गिर सकता है और हमारी कार्रवाई का खमियाजा पूरी उम्मत को भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हें मालूम है कि अफगानिस्तान पर हमले से कबल पेशावर में पश्तो और अफगानी जुबान में सेकुलर निसाब पर मबनी दरसी कुतब छपना शुरू हो गई थी। लोग हैरान थे कि इन किताबों का अमेरिका क्या करेगा, लेकिन आज पता चला कि वो किताबें अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ाने के लिए जंग से कबल ही छपवा ली गई थी। इसीलिए इराक पर हमले से कबल सारा सेकुलर दरसी निज़ाम तैयार था और आज अमेरिका के ज़ेरे असर वो तमाम किताबें इराक के स्कूलों में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। क्या हम अपनी सलाहियतों को इस्लामी निसाब तालीम और कौम की तरबियत पर नहीं सर्फ कर सकते? मुस्तकबिल यकीनन हमारा है, लेकिन अफसोस मुस्तकबिल के हवाले से हमारी कोई तैयारी नहीं है। सर मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ, लिहाजा हम अपनी प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे और उनकी तखरीबकारी का सारा निज़ाम खराब कर देंगे। उनके तमाम सिस्टम को नकारा बनाकर और कंप्यूटर्स हैक करके हम उन्हें यह पैगाम जरूर देंगे कि तुम हमारी दस्तरस में हो और इस काम की जिम्मेदारी इमरान की होगी। शुएब ने मास्टर खान की बात तो मान ली थी, लेकिन वो फिर भी सरेंडर करने वाला नहीं था। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक व्हाइट स्टार कंपनी के 8 मुलाजमीन इस एजेंसी में सफाई और रद्दी अशिया उठाने का काम करते हैं। ये शुमाली कैरोलिना की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास 2000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। और दिलचस्प और फायदेमंद बात यह है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र सिर्फ यही 8 मुलाजमीन गूंगे और बहरे रखे गए हैं। अगले दिन मीटिंग का आगाज करते ही सबसे पहले शुएब ने अपनी तैयार करदा प्लानिंग और मालूमात साहब के सामने पेश करते हुए कहा तो रियाज अलवी बोले, ये मालूमात तो मेरे पास भी नहीं है, क्या ये हतमी मालूमात है? जी हाँ, ना सिर्फ हतमी है बल्कि बहैसियत क्लाइंट व्हाइट स्टार कंपनी से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और गैर महसूस अंदाज में कंपनी और इसकी सरगर्मियों की काफी मालूमात भी जमा कर चुका हूँ। शुएब ने तुमाद के साथ जवाब देते हुए कहा, ओ ये तो वाकई अजीबो गरीब मालूमात है। रियाज अलवी मुंह ही मुंह में बोले थे। शुएब बोला, अजीबो गरीब मालूमात तो अब मैं आपको दूंगा। ये कहते हुए शुएब ने अपने बैग से 2 नक्शे निकाले, जिसमें से एक बिल्डिंग का नक्शा और दूसरा उसी बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर की मालूमात पर मबनी एक लेआउट था, जो किसी इंजीनियर की महारत का मुंह बोलता सबूत था। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की इमारत का नक्शा है, जिसमें तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे, लिफ्ट्स, खुफिया कमरे और हंगामी हालात में निकलने के सारे रास्ते भी वाज़ेह हैं। शुएब नक्शे को मेज पर बिछाकर पेंसिल की नोक से मतलूबा मकामात की निशानदही करता जा रहा था और सारे अफराद हैरत की तस्वीर बने हमतन गोश थे। शुएब कह रहा था, इस इमारत में कुल 900 पिलर्स हैं, लेकिन 12 मरकजी पिलर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी है। शुएब ने तफसीलात बताते हुए कहा, OIC मान गए भाई, मान गए, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, मगर बरखुदार ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? मास्टर खान शुएब के कांधे को तकते हुए बोले, इस काम में एडम और जोसेफ ने मेरी बड़ी मावनत की है। हमने चंद बड़ी बड़ी तामीराती कंपनियों से राब्ता किया और क्लाइंट की हैसियत से उनके बनाए हुए चंद प्रोजेक्ट्स और उनके नक्शे मांगे, क्योंकि हमने कंपनी को बताया था कि हम 20 मंजिला इमारत बनवाना चाहते हैं जिसकी 10 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन होंगी। जवाब में हमें दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट के नक्शे हरसाल किए गए जिसमें ज़ेरे ज़मीन तामीरात की गई थी और इसी में ये नक्शा भी मौजूद था।
तभी मालूम हुआ कि ये इमारत मशहूर ज़माना तामीराती कंपनी टॉप स्टार ने बनाई है। इसके बाद हम उस कंपनी के इंजीनियर से भी मिले और बातों ही बातों में कई काम की बातें मालूम हो गई। शुएब ने एडम और जोसेफ का शुक्रिया अदा करते हुए सारी तफसीलात बताई तो इमरान और साकिब को भी समझ आया कि शुएब चंद दिन कबल कौन सी मालूमात जमा कर रहा था। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम्हारी प्लानिंग का वाकई जवाब नहीं, मगर सवाल ये है कि अंदर कैसे पहुंचा जाए। रियाज अलवी ने शुएब से मजीद मालूमात खरीदते हुए पूछा। वो शुएब से काफी मुतासिर हो चुके थे। हम व्हाइट स्टार कंपनी के गूंगे और बहरे मुलाजमीन के रूप में इमारत के अंदर दाखिल होंगे और वो इस तरह के कंपनी के कई मुलाजमीन को कंपनी की तरफ से क्वार्टर दिए गए हैं जहाँ कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। हमें उनके क्वार्टर्स तक पहुँचना होगा और सुबह जब कंपनी का ट्रक आएगा तो हम उनकी जगह ड्यूटी करेंगे। वो अपने अपने बिस्तरों के नीचे बने पड़े होंगे और हम इमारत के अंदर। शुएब ने तफसीलात बताते हुए कहा। लेकिन वो आई स्कैनिंग का मरहला, साकिब ने सवाल उठाया। आंखों की स्कैनिंग उन लोगों के लिए लाजमी है जो इमारत के अंदर काम करते हैं और उनके लिए जो बाकायदा मुलाजिम हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें किसी तौर पर उनकी इमारत में दाखिल नहीं होना, बल्कि हमारा ट्रक इमारत से दूर एक ज़ेरे ज़मीन रास्ते से हमें इमारत के बेसमेंट यानी ग्राउंड फ्लोर तक ले जाएगा, जहाँ पूरी इमारत का कचरा और रद्दी कागज वगैरह एक जबरदस्त सिस्टम के तहत इन बड़े बड़े पिलर्स के साथ जमा होता रहता है और हमारा काम सिर्फ इस कचरे को उठाना और सफाई करना है, ना कि इमारत के तमाम फ्लोर्स की सफाई। ये देखिए, ये कहते हुए शुएब ने पेंसिल की नोक से इमारत के लक्ष्य में उन 12 पिलर्स के साथ बने हुए तंग रास्तों की निशानदेही की जहां से कचरा नीचे पहुंचने का इंतजाम था। ये इन पिलर्स के साथ एक रास्ता बना हुआ है, जिसका मतलब है कि पहली मंजिल से 7वीं मंजिल तक जिसको भी कचरा या रद्दी कागज फेंकना हो वो इसी रास्ते फेंक दी। इस तरह सारा कूड़ा क्रिकेट इन पिलर्स के साथ बने डब्बों में जमा हो जाता है। हम इन डब्बों को ट्रक में खाली करेंगे और सिक्योरिटी अमला पर काबू पाकर इमरान की मदद से उनके मेन सर्वर और इलेक्ट्रिकल रूम में जो कि इमारत के बेसमेंट में वाक़ है अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। और 6 घंटे बाद जब उनका सिस्टम नाकारा होगा तो हम शुमाली कैरोलिना से फ्लाई कर चुके होंगे। और फिर जैसे ही शुएब ने अपनी बात मुकम्मल की, मास्टर खान ने अपनी नशीस्त से उठकर शुएब को गले लगा लिया। इतनी शानदार मनसूबाबंदी का खालक वाकई इस काबिल था कि उससे सराहा जाए। दूसरी तरफ इमरान और साकिब की आंखों से आंसू जारी थे। शायद अपने दोस्त की फरासत और दनाई पर नजराना अकीदत वो इसी तरह दे सकते थे। 4 फरवरी को रात 2 बजे वो तमाम जरूरी सामान से लैस व्हाइट स्टार कंपनी के क्वार्टर में खामोशी से अपनी कार्रवाई का आगाज कर चुके थे। उन्होंने मतलूबा क्वार्टर्स की ताले इंतहाई महारत से खोलते हुए ऑटो मुलाजमीन को बेहोश किया और उनके हाथ पांव बांधकर अब वो एक दूसरे के चेहरों पर मेकअप कर रहे थे। इस तमाम कार्रवाई में सुबह के 6 बज चुके थे। शुएब, साकिब, इमरान, ज़ुबैर, वकास, एडम और जोसेफ कुल 7 अफराद थे, जबकि 8वां बंदा जोसेफ का साथी था जो तहरीकी आज़ादी फ़लस्तीन का खुफिया कारकुन था। सुबह 7 बजे कंपनी का ट्रक उनको लेने पहुंच चुका था। शुएब ने अपने क्वार्टर की खिड़की से ट्रक ड्राइवर को अंदर बुला लिया। ट्रक ड्राइवर जैसे ही अंदर आया, एक जोरदार ज़रब उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ी और अब वो शुएब के हाथों में जोड़ रहा था। अगले ही लम्हे ड्राइवर के हाथ पांव बांधकर उसकी शक्ल का मेकअप रियाज अलवी के चेहरे पर शुरू हो चुका था, जिन्हें प्रोग्राम के मुताबिक ड्राइवर का किरदार अदा करना था। इस काम में उनके 20 मिनट ज़ाया हो चुके थे। अब काम दिखाने की बारी रियाज अलवी की थी, जिन्हें तेज ड्राइविंग के साथ ठीक 8 बजे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचना था। ठीक 8 बजे वो ज़ेरे ज़मीर खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो चुके थे। मामूल की चेकिंग और तलाशी के बाद अब वो निहायत इत्मीनान से नक्शे के मुताबिक कचरे के सारे ड्रम उठा कर ट्रक तक ला रहे थे, जहां ज़ुबैर और वकास उन्हें खाली करते जा रहे थे। इसी दौरान शुएब ने साथियों को कार्रवाई का सिग्नल दिया और अपने करीब मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को निहायत खूबसूरती से काबू कर लिया और अब उसका असलहा शुएब के हाथ में था। शुएब की देखा-देखी दूसरे साथियों ने भी दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला कर दिया और बगैर किसी नुकसान के चारों को एक कोने में ले जाकर बांध कर डाल दिया। दूसरी तरफ इमरान ने उनके मेन सर्वर में घुसकर उसे हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो इंतहाई पेचीदा निज़ाम को समझने में मुश्किल का शिकार था। दूसरी तरफ वक्त भी निकला जा रहा था। बिलाखिर इमरान ने आखिरी फैसला करते हुए छोटा सा टाइम बम सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया, जिसमें उसने 3 बजे का टाइम सेट कर दिया था, जिससे दुश्मन का पूरा सिस्टम नाकारा हो जाना था। इस तमाम कार्रवाई से फारिग होकर वो 11 बजे अपने मरकज तक पहुंच चुके थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर अपना तैयारशुदा सूट केस हाथ में लिया और मास्टर खान के साथ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, जहां से ठीक 2 बजे फ्लाइट को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के लिए रवाना होना था। वहां पर मास्टर खान के दोस्त हसन तरीमजी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ठीक 1 बजे को रियाज अलवी, एडम और जोसेफ से अलविदाई मुलाकात कर रहे थे और 1 घंटे बाद वो जहाज में अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। 2:15 बज चुके थे, लेकिन जहाज उड़ने का नाम नहीं ले रहा था कि अचानक एयर होस्टेस की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, चंद तकनीकी खराबी के बायस ये फ्लाइट 1 घंटा लेट है। आप अपनी नशिस्तों पर आराम से तशरीफ रखिए और रिफ्रेशमेंट से लुत्फ अंदोज हो। हम बहुत जल्द अपने सफर पर रवाना होंगे। इंतजार की तकलीफ उठाने पर हम आपसे माजरत खां हैं। शुक्रिया। एयर होस्टेस की सुरीली आवाज शायद दूसरों के लिए इतनी सख्त ना हो,
जितनी गुरेला फाइटर्स और मास्टर खान के लिए करख्त थी, क्योंकि ठीक 45 मिनट बाद एक छोटा सा धमाका होना था और इसके बाद सारी एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट के साथ हंगामी तौर पर बंद हो जाने थे और बना बनाया काम खराब होने वाला था। अरे मारे गवैया, ये पहली तशवीशनाक आवाज़ वकास की थी जो बेअख्तियार निकली थी, जबकि मास्टर खान के लबों पर आयतुल कुर्सी और चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जैसे उन पर एयर होस्टेस के जुमले का कोई असर ना हुआ हो। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, शुएब के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे होते जा रहे थे। इतने में साकिब की आवाज़ आई। वो कह रहा था, बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह खुदा खैर करेगा। 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। इमरान ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली थी और जुबैर की होंठ बेअख्तियार बीच गए थे। एक एक सेकंड हथौड़ा बनकर बरस रहा था कि अचानक एयर होस्टेस की आवाज़ एक मरतबा फिर गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाज को क्लियरेंस मिल चुकी है। आपसे कुछ ही लम्हों बाद हम दमिश्क के लिए रवाना होंगे। आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ली। ये मालूम नहीं खुदा की कैसी आजमाइश थी कि जैसे ही घड़ी में 3 बजे जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जहाज फजा की बुलंदियों को छू रहा था, जबकि गुरेला फाइटर्स और मास्टर खान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ख्यालों में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पूरे सिस्टम को उड़ता देख रहे थे, जिसे दुरुस्त करना उनके दांतों के नीचे पसीना आने के मुतरादिफ था। और फिर साहब के मुंह से बेअख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो गए। 10 घंटे के मुसलसल प्रवास के बाद वो दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, जहां हसन तिरमिज़ी उनके इंतजार में कई घंटों से खड़े थे। अब सब आपस में बगलगीर हो रहे थे। एयरपोर्ट पर सख्त किस्म की अफरा तफरी का आलम था और बड़े बड़े जहाज साइज की टेलीविजन सेट पर मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे ब्रेकिंग न्यूज में अमेरिका के शहर जनूबी कैरोलिना में होने वाले धमाके की तफसीलात बता रहे थे। एक टीवी चैनल का नुमाइंदा चीखते हुए कह रहा था, आज दोपहर 3 बजे अमेरिका की एक रियासत शुमाली जॉर्जिया में वाक़ई इंतहाई हसास अदारे के सारे नेटवर्क सिस्टम को बम धमाके से उड़ा दिया गया। गो कि इस धमाके से किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन पूरा नेटवर्क, तमाम कंप्यूटर्स और सारा डाटा तबाह हो चुका है। अलबत्ता हमलावरों ने बेसमेंट में मौजूद 5 सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी कर दिया। एक दिन दमिश्क में गुजारने के बाद अगले दिन वो सब कराची एयरपोर्ट पर जहाज की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो शहर लसानी फसादात और बम धमाकों से गूंज रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए शहर बार में बसनत के नाम पर जश्न मनाया जा रहा था और जगह जगह लड़के लड़कियों का हजूम बेहंगम तरीके से इंडियन नगमों की धुन पर रक्स करता हुआ पतंगबाजी का मुकाबला कर रहा था। कौन की ये हालत देखकर कौन के हीरोज की आंखों में आंसू जिलमिलाने लगी। शुएब इंतहाई सख्त जान और मजबूत असाब का मालिक होने के बावजूद आंसू जब्त ना कर सका और बेअख्तियार हिचकियों के साथ रो पड़ा। 2 दिन बाद 5 गुरेला फाइटर्स मास्टर खान की रिहाइश पर जमा थे। इतने में मास्टर खान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक अखबार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो अखबार 5 के सामने रख दिया, जिस पर जली हरूफ में एक खबर नुमाया थी। ब्लैक वाटर ने अपने आप को फरोख्त के लिए पेश कर दिया। खबर के साथ प्रिंस एरियल की तस्वीर थी, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्लैक वाटर फरोख्त करने की वजूहात बता रहा था। ये खबर पढ़ते हुए 5 ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अपने निशिस्तों से खड़े होकर उछलने लगे। शुएब की बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब सब दोबारा अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ चुके तो शुएब ने मास्टर खान से इजाजत लेते हुए कहना शुरू किया, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमने 4 फरवरी को कार्रवाई क्यों शुरू की थी? सिर्फ इसलिए ताकि अगले दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने कश्मीरी भाइयों को भी एक तोहफा नजर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर पाकिस्तानी कौम की हालत देखकर हमारे सर शर्म से झुक गए, या शायद हमें इसलिए शिद्दत से एहसास हुआ क्योंकि हम दुश्मन के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करने के बाद वतन वापस लौटे थे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दुश्मन आज नहीं तो कल एक मरतबा फिर नए अज़म और बदमाशी के साथ खड़ा होगा। लिहाजा हमें इस अरसे में कुछ कर गुजरना होगा। इस तरह मारदार ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। हमें कौम को बेदार करना होगा। लेकिन शुएब भाई, ये कौम सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान ने मुक्का बनाकर सोफे के हत्थे पर मारते हुए कहा तो शुएब बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस कौम के बड़े सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस कौम के बच्चों को तो तैयार कर सकते हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में इस कौम की बागडोर संभालनी है। इन्हें कुरान की रोशनी, तालीम और तरबियत, साइंसी टेक्नोलॉजी की महारत और कायदाना सलाहियतों से लैस कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना? शुएब के सवाल के जवाब में सबके चेहरे उम्मीद की शमा के साथ असबात में हलने लगे। तो शुएब बोला, तो फिर आज मैं तुम सबको एक एक टास्क दे रहा हूँ, इस कौम को बदलने का टास्क। इस टास्क को लेने के बाद हम सब एक दूसरे से 5 साल के लिए जुदा हो जाएंगे और ठीक 5 साल बाद इसी जगह अपनी कारगुजारी के साथ जमा होंगे। बोलो, क्या कहते हो? ठीक है, हमें आपका दिया हुआ हर टास्क कबूल है। सब ने बैक आवाज में हामी भरते हुए कहा तो शुएब बोला, तो फिर ठीक है, जुबैर का टास्क ये है कि पूरे पाकिस्तान में कुरानी तालीमात का ऐसा जाल बिछाएगा कि हर घर, गली और मोहल्ला कुरान के नूर से महके, यानी तरबियत बजरिया कुरान। वकास का हदफ मुल्क के निज़ाम तालीम को बदलना होगा, यानी ऐसा निज़ाम जिसमें बमकसद तालीम हो, ना कि दौलत का हसूल। जबकि इमरान को अपनी हैरत अंगेज IT महारत के जरिए इन 5 सालों में साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा निज़ाम वाज़े करना होगा जिसके जरिए मुल्क का बच्चा बच्चा दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत के साथ मैदानी अमल में उतर आए
और साकिब के लिए तराती टेक्नोलॉजी और सहाफत का मैदान चैलेंज होगा और हर बच्चे को अभी से उसके मकसद ज़िंदगी से रोशनास कराना साकिब की जिम्मेदारी होगी। और मैंने अपने लिए लीडरशिप स्किल्स के मैदान का इंतखाब किया है। मैं अगले महीने से एक ऐसे अदारे की बुनियाद रख रहा हूँ जिसका काम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के इस्लामी हीरोज़ तैयार करना होगा। बोलो कि आप सबको अपने अपने अहदाफ कबूल हैं? अगर हाँ तो मेरे हाथ पर हाथ रख कर अहद करो कि इन मकसद के हसूल में अपना तन मन धन सब लगा दोगे। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए शुएब एक मरतबा फिर हिचकियों के साथ रो पड़ा और पांचों जांबाज हाथों में हाथ दिए एक मियाँ अहद कर रहे थे, जबकि मास्टर खान खुशी के आंसुओं के साथ आसमान की तरफ रुख करके मुस्कुरा रहे थे, गोया अपने रब से इन पांचों की कामयाबी की दुआ मांग रहे हो। खुदाया इन शाहीन बच्चों की हिफाजत करना। तो दोस्तों ये थी गुरिल्ला फाइटर्स सीरीज जो कि हबीब अहमद साहिब के कलम से लिखी गई। गुरिल्ला फाइटर्स हर उस नौजवान के दिल की आवाज़ है जो वतन अजीज़ पाकिस्तान और इस्लाम की दिफा, सलामती और इज़्ज़त व आबरू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ गुरिल्ला फाइटर्स ना सिर्फ नई नस्ल में मकबूलियत हासिल करेगी बल्कि वतन अजीज़ पाकिस्तान और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ की तड़प रखने वाले नौजवानों की जुर्रत व हिम्मत के लिए महमीज़ का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। गो कि ये सीरीज़ नौजवान नस्ल के लिए नशर की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमल पर उबारने वाली ये सीरीज़ बड़ों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी के बच्चों के लिए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये सीरीज़ सुनकर यहूदा नसारा की साजिशों को समझ चुके हैं तो आपका लाजमन हक बनता है कि इस सीरीज़ को बज़रिया व्हाट्सएप और फेसबुक अपने दोस्तों और तमाम पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाएं ताकि वो भी दुश्मन की साजिशों को समझकर दुश्मन के खिलाफ खुद को तैयार कर सके। तो दोस्तों आपकी बेपनाह मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस सीरीज़ को कितना पसंद किया कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आपके गोश गुजार होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।